कफन। झोंपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया दर्देजे से पछाड़े खा रही थी और रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिलकराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी। फजा सन्नाटे में ग्रक, सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधव दर्दनाक लहजे में बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या आऊं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि घंटे भर काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उसे कोई रखता ही न था। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब दो एक फाके हो जाते तो घीसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ी तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी। काश्तकारों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे मगर उन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी कनात कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। काश दोनों साधु होते तो उन्हें कनात और तवक्कुल के लिए ज़ब्त नफ्स की मुतलक जरूरत न होती। ये उनकी कल की सिफत थी। अजीब जिंदगी थी उनकी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी उरियाने को ढाके हुए दुनिया की फिक्रों से आजाद। कर्ज से लदे हुए। गालियां भी खाते मार भी खाते मगर कोई गम नहीं। मिस्कीन इतने की वसूली की मुतलक उम्मीद न होने पर लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते या दिन में 10-5 ईख तोड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी जाहिदाना अंदाज में 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सादतमंद बेटे की तरह बाप के नक्शेदन पर चल रहा था बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। उस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे हुए आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया था। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब से ये औरत आई थी उसने इस खानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाली थी। पिसाई करके घास छील कर वो सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेकैरतों का दोजक भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो बेनियाजी की शान में दोगुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्द-ए-ज़ह में मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाएं तो आराम से सोए। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जा देख तो क्या हालत है, उसकी चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपए मांगता है। किसके घर से आए? माधव को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां डर लगता है। डर किस बात का है? मैं तो यहां हूं ही। तो तुम ही जाकर देखो न। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला भी नहीं और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं, कभी उसका मुंह नहीं देखा। आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सुध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूं कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा।
भगवान बच्चा दें तो जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वही तब बुलाकर देंगे। मेरे तो लड़के हुए घर में कुछ भी न था, मगर इस तरह हर बार काम चल गया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमजोरियों से फायदा उठाना जानते थे कहीं ज्यादा फारिगुलबाल थे, वहां इस किस्म की जहनियत का पैदा हो जाना कोई तज्जुब की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों के मुकाबले में ज्यादा बारीक बीन था और किसानों की तही दिमाग जमयत में शामिल होने के बदले शातिरों की फितना परदास जमात में शामिल हो गया था। हाँ, उसमें ये सलाहियत न थी कि शातिरों के आईन व आदाब की पाबंदी भी करता। इसलिए ये जहां उसकी जमात के और लोग गांव के सरकना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव अंगुष्ठ नुमाई कर रहा था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वो कस्ताहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जिगरतोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सादगी और बेज़बानी से दूसरे बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ भी नहीं खाया था। इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो ज्यादा गर्म न मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान और हल्क और तालू को जला देता था, और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा कैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निगल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो सेरी नसीब हुई थी वो उसकी जिंदगी में एक यादगार वाकया थी और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। वो बोला वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर इस तरह का खाना और भर पेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूड़ियाँ खिलाई थीं, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाईं और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी। जो चीज चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया, मगर परोसने वाले हैं कि सामने गर्म गोल गोल महकती हुई कचौरियां डाल देते हैं। मना करते हैं नहीं चाहिए, मगर वो हैं कि दिए जाते हैं। और जब सब ने मुंह धो लिया तो एक एक बीड़ा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा न हुआ जाता था। झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। माधव ने उन तकल्लुफात का मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा। वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। मगर बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफायत सूझती है। तुमने 20 पूड़ियाँ खाई होंगी। 20 से ज्यादा खाई थीं। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी न खाई होंगी। अच्छा पट्टा था। तू उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पाव पेट में डालकर सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजदहे कुंडलियां मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक कराह रही थी।